गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर लॉन्चर चैनल। आज हम आपको मिलवा रहे हैं अपने एक सेलेक्टेड स्टूडेंट कुशोग्रा। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, हर वीक हम आपको उन स्टूडेंट से मिलवा रहे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं किसी न किसी एग्ज़ाम को उन्होंने क्वालिफाई किया है, और कुछ सेलेक्ट हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ वेट कर रहे हैं, बट वो सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं। तो ऐसे ही आज हम एक न्यू स्टूडेंट के साथ आपके साथ प्रेजेंट है। इनका नाम है कुशोग्रा। आज उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कुशोग्रा, आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। Hello, sir. हेलो, Good afternoon. गुड आफ्टरनून, वेलकम टू कुशोग्रा। हाउ आर यू? I'm good, sir. Thank you. Thank you for this opportunity. अच्छा है कि मैं कुछ थोड़ा अपना वैल्यूबल इनपुट शायद दे पाऊँ जो बाकी हैं लोग जो कुछ जानना चाहते हैं एग्जाम्स के बारे में या कैसे क्लियर करना है। भी थोड़ा बहुत मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं उसे शेयर करूँ। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, और आपकी क्या डिग्री है। थोड़ा इस बारे में आप बताइए। सर मैं कानपुर से हूँ। मेरा नाम तो आपने बता ही दिया सबको। और मैं एक्चुअली एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ। 2017 पास आउट हूँ। मैंने बीटेक अपना इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है। और 2017 में जब मैंने अपना बीटेक पास किया तो मेरे को कैंपस प्लेसमेंट मिल गई थी वोडाफोन में। तो मैं प्राइवेट जॉब की तरफ ही चला गया, जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स चले जाते हैं मोस्टली। तो जब मैं प्राइवेट जॉब में गया तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि प्राइवेट जॉब ठीक है, लग गई मेरी कैंपस से, पर इतना आसान है नहीं प्राइवेट जॉब में। मतलब जो ग्रोथ है, जो स्कोप है, वो उतना है नहीं। पहली बात तो कोर जॉब में, और दूसरी बात फिर मतलब जैसे जैसे मैं जॉब कर रहा था तो वहाँ पे इन्वायरमेंट और ये सब काफ़ी मोनोटोनस सा जॉब था। तो फिर मेरा हुआ कि नहीं, मेरे को अब कहीं और कुछ देखना है अपना करियर। तो फर्स्ट मेरी जो इंस्पिरेशन थी करियर चेंज की, वो वहीं से आई। दूसरी फिर इंस्पिरेशन जो मेरी करियर की थी, वो जो मेरे फैमिली में एक दो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो मेरे जैसे मेरे जो अंकल हैं वो एक्चुअली में आरबीआई में हैं। तो उनकी जब मैं लाइफस्टाइल देखता था तो काफ़ी मतलब उसने अफेक्ट किया मेरे को कि मतलब मैं प्राइवेट में होके 10-12 घंटे में भी कोई ज़्यादा फ्रूटफुलनेस दे नहीं पा रहा हूँ, या मतलब कोई ग्रोथ लग नहीं रहा मेरे को। पर जो एक तो जो एक सेवा का वो होता है कि आप कुछ कर रहे हो, एक अच्छी मीनिंगफुल जॉब कर रहे हो, तो वो चीज़ मुझे दिखी वहाँ पे। इसलिए तो मैंने फिर यही देखा कि मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ। और तो इसीलिए मैंने बैंकिंग और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करना वहाँ से स्टार्ट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया अपना 2019 में। मैं पूरे टाइम जॉब करता रहा, मैंने कभी जॉब छोड़ी नहीं। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 2019 में दिया, और फिर 2020 में दूसरा अटेम्प्ट दिया, और 2020 में मेरा अटेम्प्ट क्लियर हो गया। और उसके बाद मैंने पीएनबी ज्वाइन कर दिया। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट। ये आपके सामने आज सेकंड एग्जाम्पल है। लास्ट टाइम हम अंकित से मिले थे, जिन्होंने जॉब के साथ साथ अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था। आज हम कुशोग्रह से मिल रहे हैं। आप देखिए कि उन्होंने भी अपनी जॉब के साथ साथ अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वर्किंग हैं, और उनके माइंड में ये क्वेश्चन चलता रहता है, क्या हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। काफी बार आप हमारे पास आते हैं और हमसे डिस्कस करते हैं, सर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें जॉब छोड़ देनी चाहिए और जॉब छोड़कर प्रिपरेशन करें। तो ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन करने के लिए आपको जॉब छोड़नी जरूरी है। आप जॉब के साथ साथ भी अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बस जरूरी है आपका आपका तरीका क्या है, आप किस वे में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका रहता है कि हम कितने घंटे पढ़ें। तो आप अच्छे से जानते हैं, अगर इन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ एग्जाम क्वालिफाई किया, तो ऐसा नहीं है कि ये 12 घंटे या 15 घंटे पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि इन्हें अपना जॉब भी करनी है, उसके साथ साथ अपना कोचिंग भी, जो क्लासेस हैं वो भी ज्वाइन करनी है, उसके साथ साथ अपनी जो भी टाइम उनके पास बचता है उसमें प्रिपरेशन करनी है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको इनसे। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन करी है। तो कुशोग्रा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए। सर मैंने अभी आईबीपीएस क्लर्क क्वालिफाई किया है, और आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई किया है। और मैं मतलब जो मेरा फोकस बेसिकली था वो ज़्यादातर
एक ही दो या मतलब बहुत लिमिटेड एग्जाम्स पे रहता था, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ट्राई करता था। तो मैं थोड़ा फोकस था अपना जिस तरफ मैं जाना चाहता हूँ, तो मैंने बहुत लिमिटेड एग्जाम्स ही ट्राई किए हैं। पर 2020 में जितने भी मैंने एग्जाम्स दिए, मैंने मुश्किल से तीन ही पेपर भरे, पर तीनों में मेरा क्लियर हुआ है। तो आईपीएस क्लर्क है सर, एसओ एंड पीओ तीनों। वेरी गुड। तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा बीच में कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जॉब भी अपनी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत हैट्रिक हो जाता है जॉब के साथ साथ, क्योंकि अपने जी 8 से 10 घंटे मिनिमम 8 आवर्स तो आपको ऑफिस में देने ही होते हैं। 8 घंटे आपने अपना ऑफिस में दिया, उसके बाद 2 घंटे आपने अपनी क्लास में दिया, क्लास भी आपको आना था, करियर लॉन्चर वहां भी जी आपने 2 घंटे दिए, और आने जाने का भी टाइम गया। तो इसका मतलब आप मान के चलिए 12 घंटे आपके चले गए हैं। अब आपके पास जी। सोना भी है, आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे तो आपको सोना भी है। अब आपके पास बचता है आगे 4 से 5 घंटे का टाइम मैक्सिमम, और वो 4 से 5 घंटे आपको रिवीजन भी करना है। इसका मतलब लाइफ एकदम हैट्रिक हो गई। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कहीं ऐसा ना हो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि दूसरे स्टूडेंट को हम देखने के तो पढ़ते ही रहते हैं, इनके पास तो फुल टाइम है और हम जॉब भी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलती कर रहे हैं कि जॉब भी पूरा फोकस नहीं कर पा रहे, पढ़ाई पर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा? सर देखिए, मेरा तो यही मानना है कि हाँ बिल्कुल मुश्किल तो बिल्कुल होता है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन मतलब आपको अपना मोटिवेशन ढूंढना होता है, सीधी सी बात है। क्योंकि आप ये जो कर रहे हो वो बहुत बड़े सवाल का एक आंसर है आपके लिए। मतलब जैसे आपने पहले होता था कि बस 10th पास कर लो फिर क्या है, फिर मजे कर लेना, 12th पास कर लो फिर मजे कर लेना, कॉलेज कर लो फिर मजे कर लेना, ऐसा नहीं है। वो हर बार चलता रहता है। पर अगर आप एक बार एग्जाम निकाल लेते हो, एक बार आप सरकारी नौकरी में आ जाते हो, उसके बाद फिर शायद आपके घर वाले संतुष्ट हो जाएंगे, हाँ चलो अब तो इसने कुछ कर लिया। तो ये जो भी आप कर रहे हो, जितनी भी जिद्दोजहद कर रहे हो, सब आपके लिए होती है। आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन निकालना ही पड़ेगा। अगर आप हार मान जाओगे कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो ऐसे नहीं होगा। आजकल आप सब देखिए कितना कंपटीशन है, कितनी वैकेंसीज कम है। ये इस सब से कोई डिमोटिवेट होने के बाद वाली बात नहीं, एक सीट चाहिए बस आपको, और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उस सीट से आपको कोई मतलब रोक नहीं सकता उस सीट से। अब सर मैं अपनी बात बताऊं तो 2019 में जब मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था, तो सर मैं 0.25 से मेरिट आउट हुआ था सर। इंटरव्यू में भी गया मैं, और मैं मेरिट आउट हुआ था 0.25। तो उस टाइम मैं आया था सर दिमाग में, ऐसी बात नहीं कि नहीं आया था कि क्या ही होगा अब, मतलब क्या इतने क्लोज आके भी नहीं हुआ। बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन अगर सर वही है, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, मुझे यही था कि मुझे एक बेटर प्लेस पे जाना है, मुझे कुछ एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पानी है। इस प्राइवेट जॉब में नहीं हो पाएगा मेरा। तो सर वही है, वहीं से मोटिवेशन मिली, फिर एक बार और अटेम्प्ट किया। करियर लॉन्चर ने बहुत मदद करी। पहले मैंने बेसिक अपनी क्लासेस करी पूरी 3 महीने। 2019 में मैंने अपना पूरा बेस क्लियर किया। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको बेसिक्स बहुत क्लियर होनी चाहिए एक बार। उसके बाद आप ठीक है, आप जिसमें भी आपकी जो वीक लगे आप वो करो, वो सब ठीक है। लेकिन सबसे पहली चीज़ थी बेसिक्स क्लियर करना। मैं शिफ्ट्स में जॉब करता था, और कभी ऐसा होता था कि मैंने नाइट शिफ्ट करी 10 to 7, और मैं 7 to 9 आके करियर लॉन्चर में क्लासेस कर रहा हूँ। तो बिल्कुल सही बात है कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। पर हार्ड वर्क का जो एक रिजल्ट होता है ना सर, कि आप कभी जिंदगी में नाइट शिफ्ट नहीं करनी है, और वो जो एक देखने के लिए मिलता है अपने घर वालों में रिस्पेक्ट, दोस्तों में रिस्पेक्ट, तो वो सब उसका एक वो है सर, फल है कि मतलब आप इतनी हार्ड वर्क अगर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको फल मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वही है। और आप लोग की ने इतनी मदद करी सर उस टाइम पे कि फ्लेक्सिबल क्लासेस देना। जैसे अगर हो सकता है कई बार मैं सुबह नहीं आ पाता था ऑफिस के, तो मैं कहीं कहीं शाम को क्लासेस करता था, या फिर लाइब्रेरी में बैठा हूँ तो डाउट्स पूछ ले रहा हूँ, और कहीं ना कहीं फैकल्टी मुझे हमेशा अवेलेबल मिली। तो वो सब बहुत मदद किया उसने मेरी 2019 में। और सर जब मैं 0.25 से रह गया था, तो भी मतलब मैं आप ही लोग से बात करता था कि सर इतना क्लोज आके भी रह गया, मतलब ऐसा तो नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं एक एग्जाम में रहा था उस टाइम पे, उस पूरे साल में 2-3 एग्जाम्स मैंने दिए, और उन सब में ऐसे ही हुआ था 0.15, 0.25। तो आप लोग से मैंने बात करी, डिस्कस किया, तो आप लोगों ने कहा कि नेक्स्ट टाइम पक्का होगा तुम्हारा, कोई वो नहीं है, बस
थोड़ा सा और मेहनत करो और थोड़ा सा और फोकस करो, होगा। और नेक्स्ट टाइम वही हुआ सर। सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था आपका? सर स्ट्रॉन्ग अगर मैं कहूँ तो मेरी रीजनिंग काफ़ी सही थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो मैं हमेशा उस पर फोकस करता था। पर सर स्ट्रॉन्ग मेरे को यही लगता है कि जैसे अब मोस्टली पेपर्स में 3 सेक्शंस होते हैं, तो हमें कोई ना कोई 2 सेक्शंस तो अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के रखने चाहिए। अगर आप 2 सेक्शंस भी काफ़ी अच्छी पकड़ बना के रखोगे तो आपका कोई भी कट ऑफ क्लियर करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी इंग्लिश और रीजनिंग स्ट्रांग है तो अबाउट 50-40 मार्क्स आप उन सेक्शन से निकाल सकते हो, और फिर आप अगर क्वांट में थोड़े वीक भी हो तो भी आपका कट ऑफ क्लियर करने का चांस काफी अच्छा बन जाता है। इसलिए 2 सेक्शंस पे मुझे लगता है कि पकड़ अच्छी, तो मैंने अपनी रीजनिंग और इंग्लिश पे सबसे ज्यादा काम किया था, तो काफी अच्छा मेरे को उनसे रिजल्ट मिला। और सबसे वीक कौन सा था? वीक सर क्वांट था, क्योंकि क्वांट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। वो वाली चीज होती है कि मतलब आपको घंटों घंटों प्रैक्टिस करनी होती है क्वांट में। अगर आपको स्पीड चाहिए या तो वो थोड़ा वीक रह जाता था, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का टाइम लैग होता था। क्योंकि जॉब भी थोड़ी टफ सी थी, मेरी शिफ्ट्स वाली जॉब थी, तो कभी सुबह जाना है कभी शाम को जाना है, 10-10 घंटे की जॉब, तो उसमें थोड़ा सा हाँ मैं क्वांट में हल्का लैग करता था। पर वो कहीं ना कहीं मेरा रीजनिंग और इंग्लिश से कवर हो जाता था। ओके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम सारे करके आएंगे, तो थोड़ा इन्हें गाइड कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन किए थे। हम उनसे बोलते भी हैं कि पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना होता, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं, बट स्टूडेंट सोचते हैं नहीं हमें तो पूरा करके आना है। तो थोड़ा नहीं उन्हें सर बताइए देखिए, आपने कितना किया था। जिस भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग है उसमें आप मान के चलिए कि आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और नेगेटिव मार्किंग है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग है मोस्टली। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे हमेशा खेलना चाहिए। जैसे आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको खुद पता है, आप मॉक दे रहे हो तो आपको खुद पता है कि हाँ इस सेक्शन में मैं ज्यादा स्कोर कर सकता हूँ। या हर उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे क्वांट मान लो आप, तो क्वांट में क्वाड्रेटिक होता है, कई लोगों का काफी स्ट्रांग होता है। स्टेटमेंट नहीं कर पाते तो जैसे अगर सीरीज होती है बहुत लोग की काफी स्ट्रांग होती है, वो मेरी भी वही सब स्ट्रेंथ थी। तो मैं उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि मैं वो जरूर करूँ। जैसे अगर वो 10-15 क्वेश्चन भी उस टॉपिक्स में मेरे स्ट्रेंथ वन में से आ रहे हैं, तो उन 10-15 में से मैं एटलीस्ट 14 सही करके आऊँ। तो आपको इस तरीके से चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन कर लोगे सारे के सारे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ कोई आसान क्लरिकल एग्जाम हो, जैसे आरबीआई असिस्टेंट होता है, तो आजकल 100 में 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं क्योंकि कट ऑफ ही 96-98 जा रही है। वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप मेंस की बात करो तो आप कर ही नहीं पाओगे 100 के 100 क्वेश्चन। मतलब मेंस का लेवल भी सर इतना टफ होता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे ही खेलना होता है। इससे आपको सबसे पहले तो अपना बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो भी टॉपिक है उसका सबसे पहले आप बेसिक क्लियर करो, क्योंकि चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ हो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हों तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद एक बार आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो फिर स्पीड और एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्पीड भी लगानी है, बढ़ानी है अपनी, और एक्यूरेसी भी चाहिए, बस। ओके। तो मैं सर जो मैं अपना ट्रिक जो मतलब यूज़ करता था, मोस्टली मैं तो यही करता था कि जो भी सेक्शन है, जो भी मेरा स्ट्रेंथ सेक्शन है, तो मैं उसमें कोशिश करता था कि हाँ मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करूँ। जैसे रीजनिंग और इंग्लिश, मैं मोस्टली ये कोशिश करता था कि मैक्सिमम मार्क्स मेरे इस सेक्शन से आ जाएं, कुछ भी करके। क्योंकि मुझे पता है, मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ अगर मैं अच्छे से रीजनिंग और इंग्लिश एग्जाम में सॉल्व करूंगा तो मेरे मार्क्स आएंगे। तो आपको भी इस तरीके का कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा, थोड़े मॉक टेस्ट दे के, सेक्शनल टेस्ट दे के वो कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा कि हाँ ये सेक्शन मेरा स्ट्रांग है तो मैं इससे ही ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आऊंगा। ये है, अब वो किसी का कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेक्शन हो सकता है। ओके। तो किशोर भैया थोड़ा सा आप ये डिटेल्स दीजिए, जैसे कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते, वो कहते हैं कि हम किस तरह से अपना शेड्यूल बनाए, तो ये आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते थे? मॉर्निंग उठे कितना घंटा क्या मॉर्निंग में भी प्रिपरेशन करते थे, फिर आपको ऑफिस भी जाना है, किस तरीके से कितना टाइम आप पर डे दे पाते थे? किस सेक्शन को कैसे कवर किया आपने? थोड़ा ये डिटेल्स में आप बताइए। सर मैं ये क्वेश्चन का आंसर 2 तरीकों में दूंगा, जहां मैंने गलतियां करी और फिर जहां मैंने सुधार किया, क्योंकि यही हुआ है मेरे साथ। बिल्कुल, ये बहुत पहली बार जरूरी जब, होता है। जी जी, जब मैंने सर पहली बार प्रिपरेशन करी तो काफी कुछ सुनने में मिला कि छोटी छोटी चीजें करो तो बहुत फायदा मिलेगा। जैसे अगर थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लो, कभी न्यूज़ पे ध्यान दो डेली,
छोटी छोटी चीजें कि 5-5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें पूरे दिन में समय ना भी मिले तब भी आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं। तो सर मैं बहुत इग्नोर करता था, जब मैंने 2019 में ये चीजें स्टार्ट करी तो मैं बहुत इग्नोर करता था ये सब। मैं तो ये बहुत बड़ी गलतियां थी जो मैंने करी। कुछ ऐसा भी था कि मॉक दे देंगे बाद में, जब एग्जाम आएगा तब मॉक दे देंगे आराम से, क्या दिक्कत है, अभी एग्जाम तो बहुत दूर है, 2 महीना है, 1 महीना है। ऐसे करते करते सर वहाँ प्रिपरेशन लैग हो जाती है। तो छोटी छोटी हैबिट्स इनकलकेट करना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने वही अपने चेंजेस किए जब मैंने सिलेक्शन के पहले, यही चेंजेस किए कि सर जैसे मैं सुबह उठता अगर, तो सुबह उठने के साथ आप न्यूज़पेपर में, ये नहीं कह रहा कि आप पूरा न्यूज़ पढ़ो आधा घंटा 1 घंटा बैठ के, उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मेन मेन, आपको पता है कि आजकल जो पैटर्न शिफ्ट हो रहा है वो करंट अफेयर्स की तरफ और बैंकिंग अफेयर्स की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। तो आप वही वही न्यूज़ पढ़ो, इम्पोर्टेंट डेली भी 4-10 न्यूज़ पढ़ोगे तो 2-3 आपके दिमाग में रहेगी, और आप जब लेटर ऑन इन द एग्जाम टाइम पे आप जब रिवीजन करोगे करंट अफेयर्स का तो वही सब आपको रिकॉल होगा, बहुत आप आराम से सब कुछ रिकॉल कर पाओगे एग्जाम टाइम पे। तो ये थोड़ी सी हैबिट मैंने इनकलकेट करी। दूसरी हैबिट मैंने ये सर इनकलकेट करी कि ऑफिस टाइम में भी अगर मेरा जैसे सुबह कभी न्यूज़पेपर मिस हो गया तो मैं ऑफिस टाइम में लंच में न्यूज़पेपर पढ़ ले रहा हूँ, या ऑफिस में कभी मेरे को थोड़ा सा गैप मिल रहा है तो मैं 4 सवाल सॉल्व कर दे रहा हूँ, एक पजल सॉल्व कर दे रहा हूँ। फिर ऑफिस से हट के 2 से 3 घंटा निकाला मैंने प्रिपरेशन करने के लिए, हर हफ्ते एक मॉक जरूर देता था मैं। जब मैंने सेकंड फेज के लिए किया प्रिपरेशन तब, तो हर हफ्ते एक मॉक देना बहुत जरूरी है। सैटरडे या संडे कोई ना कोई दिन आपको जरूर मिलेगा जिसमें आप फ्री हो, वो दिन आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। जो भी जॉब कर रहे हैं मैं उनके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, वो दिन आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि वही एक दिन है जिसमें आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उन बच्चों का पूरा एक हफ्ता कवर कर पाओगे। तो मैं भी यही करता था, वो दिन मेरा पूरा शेड्यूल पैक्ड होता था कि भाई मुझे 1 घंटा एक पेपर ये सॉल्व करना है, एक पेपर क्वांट सॉल्व करना है, एक रीजनिंग सॉल्व करनी है, इतने इतने क्वेश्चंस, ये मेरी वीकनेसेस हैं। और मॉक पूरा देता था मैं, एक जरूर पेपर एक देता था, उसके बाद उसको एनालाइज करता था कहाँ मेरी गलतियां हैं। फिर उससे बहुत ज़्यादा मेरे स्कोर भी बढ़ा और बहुत आराम से पेपर भी क्लियर हो गए उसमें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इंकलकेट करना सर बहुत जरूरी है। ओके, तो एवरेज टाइम आपका कितना होता था पर डे? आप कितना टाइम निकाल पाते थे अपनी पढ़ाई के लिए डेली? सर अगर मैं, जैसे अगर मैं जॉब पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो वीकडेज में तो सर बहुत ही, मतलब कितना ही टाइम मिलता था मेरे को, मैक्सिमम 2 आवर्स। अगर मैं बहुत सही सही बोलूँ तो मैक्सिमम 2 आवर्स मिलता था, पर वीकडे में मैं ये कोशिश करता था कि मैं 8, वीकेंड्स पे सॉरी, मैं ये कोशिश करता था कि मैं 8 से 10 घंटे निकाल लूँ, क्योंकि सर नॉर्मल बच्चा आराम से, जो जॉब नहीं कर रहा है अगर आप ऐसे सोचे तो 4 से 5 घंटे आराम से देता है हर दिन पढ़ाई में। एक अदर देन कोचिंग एंड एवरीथिंग 4-5 घंटे दे सकता है, पर मैं वो नहीं दे सकता था, तो मैं वीकेंड्स पे उसको वो कर लेता था कि वहाँ पे मेरा कहीं लैक ना हो प्रिपरेशन, तो इसलिए मैं वीकेंड्स पे अप्रोक्सीमेटली 6-8 घंटे देता था। ओके, यानी कि जो भी कमी रह जाती थी वीक डेज की वो आप अपने वीकेंड में कंप्लीट करते थे। अच्छा ये बिल्कुल सर, एक, जी, आप बोलिए। मैं कह रहा सर कि एक रूटीन बनाना थोड़ा एक ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप वीकेंड्स पे कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि आप कितने पानी में हैं जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे। आप बिना टेस्ट के, बिना इवेलुएट करे अपने आप को नहीं आप बता सकते हो कि आप, हाँ आपको सब आ ही रहा है। ये एक मिथ होता है दिमाग में, और ये मिथ एग्जाम में बस्ट हो उससे पहले मॉक में बस्ट हो जाना चाहिए, ज़्यादा बेटर है इसलिए। वेरी गुड, बिल्कुल मॉक से ही हमें पता चलता है कि हमारी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और अभी कितनी बाकी है। बाकी ऐसे नहीं पता कर पाते हैं कि कितना और करना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, मॉक देना बहुत ही जरूरी है। बाकी अगर हम मैथ्स की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि मैथ्स आपका सबसे ज्यादा वीक था, तो मैथ्स को आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की आपने, कि आप आज जॉब कर रहे हैं, आप पीएनबी में वर्किंग है, तो इसका मतलब ये है कि आपने सारे राउंड क्लियर करे हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जो वीक था उसे भी आपने स्ट्रॉन्ग बनाया, किस तरीके से प्रिपरेशन करी, और आपका जो जो स्ट्रेटजी थी मैथ्स को लेके, क्वांट को लेके, वो क्या थी? सर स्ट्रैटेजी मेरी क्वांट को लेके ये थी कि पहली बात तो जैसे बेसिक्स, मतलब कोई भी टॉपिक टफ तभी होता है जब बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। तो अगर आपको, पहली बात तो ये है कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप एक बार फैकल्टी से पूछो जरूर, दोबारा उस लेक्चर को अटेंड कर लो, उसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है। जैसे
मैं एक एग्जांपल बताता हूँ सर। इनपुट आउटपुट बहुत टफ लगता था मेरे को। मतलब स्टार्टिंग के पेपर्स में एक भी इनपुट आउटपुट मैंने सॉल्व ही नहीं किया है। मतलब देखता था क्वेश्चन, हटा हटा नहीं हो पाएगा मेरे से, आता ही नहीं है, करा ही नहीं है। लेकिन वही है, जब मैंने दोबारा क्लास ली उसकी, उसके बाद बस उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, उसके बाद आराम से होता था वो, और 5 नंबर ऐसे देख के जाता था, कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज़ है सर, अगर आप किसी भी टॉपिक से डर जाएंगे तो वो हमेशा आपकी वीकनेस बना रहेगा। किसी भी टॉपिक से डरना नहीं है। वो हो सकता है 1 हफ्ते बाद आपको समझ में आए, 4 दिन आप प्रैक्टिस करो, तब कहीं जाके उसके सवाल लगे। लेकिन वही अप्रोच मैंने क्वांट में अपनाई। मतलब कुछ स्ट्रेंथ्स थी, जैसे कि सीरीज, सिंपल टॉपिक्स, क्वाड्रेटिक, जो ज़्यादातर सब लोग कर लेते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, बेसिक बेसिक। तो और जो सबसे टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं वो बहुत वीक थी मेरी, जैसे कि आप प्रॉफिट लॉस ले लो, SICI ले लो, क्योंकि इनके बड़े क्वेश्चन आते हैं, इनको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर मैंने इनकी क्लासेस दोबारा करी, मैंने इनका बेस क्लियर किया, क्योंकि मैं क्या करता था सर कि मैं वही अपने 10th के कंसेप्ट पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करता था। जब मैंने क्लासेस करी दोबारा तो मेरे को पता चला कि अच्छा, इसकी ट्रिक्स भी होती हैं, ऐसे ऐसे भी करा जा सकता है। तो वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप उन्हीं पे प्रैक्टिस करो, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे प्रैक्टिस करो, तो काफ़ी अच्छा आपको बन सकता है कि मतलब आप कर सकते हो क्लियर आराम से। इसमें कोई बहुत हुआ चीज़ नहीं है एग्जाम, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा फोकस चाहिए, थोड़ा सा आपका डिटर्मिनेशन चाहिए। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप वर्किंग हैं, आप जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हम मिले थे और इस बार हम मिल रहे हैं कुशोग्रा से, जिन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ अपना एग्जाम क्वालिफाई किया, क्लर्क लेवल, PO लेवल, सभी एग्जाम उन्होंने जितने भी फॉर्म फिल करे सभी उन्होंने क्वालिफाई किए। एक जरूरी होता है स्मार्ट वर्क, एक स्मार्ट वर्क करिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो पूरा दिन तो पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें पढ़ना क्या है, या फिर वो बस मोबाइल अपने पास रख लेंगे, बस नाम के लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, नाम के लिए वो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, बट रियलिटी ये होती है कि वो 2 घंटे भी नहीं पढ़ते। तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। ध्यान से पढ़िए, फुल कंसंट्रेट लगाइए पढ़ाई में, तो 2 घंटे भी काफी होते हैं। आपके सामने कुशोग्रा, वो मात्र 2 ही घंटे दिया करते थे पर डे, बाकी अपना वीकेंड अच्छे से यूज किया करते थे, और आपके सामने है वो, ठीक है। अब आप जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Hello. Yeah, I'm from this side. First of all, आपको सादगी जी congratulations for your selection. आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं अंकुश। सर अभी मेरा वेबकैम ठीक नहीं चल रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे सर ये पूछना था कि जैसे आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे जानना था कि इंग्लिश हम लोग अपना कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 30 में से 25 एटलीस्ट मार्क्स तो आ ही जाए, तो क्या स्ट्रेटजी है कि हम फॉलो करें। अंकुश, एक मेरे क्वेश्चन का आंसर करोगे? मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओगे अपना, क्या है तुम्हारा इंग्लिश में? मतलब तुम CBSE से हो, ICSE से हो, UP बोर्ड से हो, क्या हो? कोई इसमें कोई वो बात नहीं है, आराम से। हाँ, मेरा 10th एंड 12th CBSE बोर्ड है, और मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, और करेंटली मैं वर्किंग हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, तो अंकुश, सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हें अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए है, सबसे पहली चीज़ रीडिंग। ठीक है, अगर तुम अपनी रीडिंग स्किल्स पे थोड़ा भी काम करोगे तो तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ठीक है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस कर लेने से इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती है, तुम्हें रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करो न्यूज़पेपर्स या फिर कोई भी जर्नल्स जो होते हैं, जो भी तुम्हारे एग्जाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम रीडिंग हैबिट डाल लोगे, ठीक है, तो जब तुम रीडिंग हैबिट डालोगे तो तुम्हें खुद जब मॉक पेपर दोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मैं बहुत जल्दी से आराम से पढ़ पा रहा हूँ, चीज़ें समझ पा रहा हूँ। ठीक है, कॉम्प्रीहेंड बहुत आसानी से हो जाता है फिर वो क्वेश्चन। इंग्लिश में नॉर्मली गलतियां कहाँ होती हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं कि लोग सही से समझ नहीं पाते हैं यार कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अगर एक बार रीडिंग हैबिट्स अपनी बढ़ाओगे ना, तो फिर तुम्हें अपने आप पता चलेगा कि हाँ यार, ये चीज़ें आसान होती जा रही हैं, और बहुत मदद मिलेगी, ट्रस्ट में, उससे इंग्लिश इंप्रूव करना है। दूसरी चीज़, जब भी तुम कभी भी मॉक दो या कोई भी क्वेश्चन लगाओ जहाँ तुम्हारी गलतियां हो रही हैं, ठीक है, तो उनको बस, इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं ना, इंग्लिश में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जल्दी मिलते नहीं हमें।
कि यार ये क्यों गलत हो रहा है, ये मतलब यार इसका तो ये होना चाहिए, ऐसा लग रहा है, ये भी तो ठीक लग रहा है। और उसमें एक ये भी होता है कि हमें काफी सारे ऑप्शंस भी सही लगते हैं कि यार हाँ इसका ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। तो वो जहां भी तुम्हें डाउट आए उस डाउट को क्लियर जरूर करो, फैकल्टी से क्लियर करो, किसी से भी क्लियर करो, लेकिन एक बार ना समझो कि वो क्यों ऐसा है क्यों नहीं है। ठीक है। तो जब ये दो तीन चीजें तुम थोड़ा इंकलकेट करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है इंग्लिश में हाई स्कोर करने का। और इंग्लिश में अगर तुम स्कोर करते हो तो बहुत अच्छा चांस है एग्जाम क्लियर करने का। ठीक है। तो जैसे अगर हम, जैसे मैं हिंदू पढ़ रहा हूँ अभी इस वक्त, तो आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आर्टिकल क्या सिर्फ उसको रीड कर लें या फिर उसका हर एक जितने भी वोकैब हैं और उसको पूरा समझते हुए चलें? किस तरीके से मतलब रीडिंग करें? देखो तुम मतलब अगर तुम्हारे पास रीडिंग हैबिट है, तुम अच्छे से पढ़ लेते हो, तो तुम हिंदू पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा है। ठीक है। हिंदू में काफी बार तुम्हें ऐसी वोकैब मिलेगी जो तुम्हें नहीं समझ में आए। ठीक है। तो तुम उस वोकैब का मतलब समझो, मतलब वोकैब बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हें जैसे कोई भी अगर वर्ड मिले तो उसको गूगल करो। ठीक है। मतलब समझो, उसका आर्टिकल का मतलब निकालने की कोशिश करो। जैसे तुमने एक लाइन पढ़ी अगर कोई आर्टिकल में, या पूरी एक कंप्लीट सेंटेंस पढ़ा, तो उसका मतलब तुम्हें समझ में आना जरूर चाहिए। ठीक है। रीडिंग इसी को कहते हैं, कॉम्प्रीहेंड करना जरूरी है। जो भी तुम पढ़ रहे हो वो पूरा समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर 3 बार पढ़ना पड़ेगा उसी चीज को, कोई मतलब नहीं। एग्जाम में यही फायदा देता है। अगर तुम एक ही बार पढ़ने के साथ समझ गए तो तुम्हारा टाइम बचता है वहां पे हर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा। तो ये सबसे जरूरी है कि तुम बस एक बार नजर मारो, जैसे तुमने रीड किया तुम्हें समझ में आ गई चीजें। ठीक है। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो क्या किसी और स्टूडेंट को कोई और क्वेश्चन करना है? जो भी आपके डाउट्स हैं, देखिए आपके सामने अभी उन्होंने रिसेंटली अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है। आपको बहुत अच्छा रिप्लाई दे सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि जो गलती उन्होंने की है वो गलती आप ना करें। अगर आप उनसे डिस्कस कर लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो करने के बाद आपको समझ में आती है, आप उन गलतियों से बच सकते हैं। तो इसीलिए हम ये सेशन ला रहे हैं, अपने उन स्टूडेंट से मिलवा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आज हमारा ये 4th सेशन है। आपको सभी से कुछ ना कुछ डिफरेंट सीखने को मिल रहा है। सभी कुछ ना कुछ आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो एकदम डिफरेंट है। तो अगर किसी को कोई और क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं। आप हेलो अपना सर। वीडियो ऑन कर सकते हैं। सर मेरा नेट तक ओके, कोई बात स्ट्रॉन्ग। नहीं। ओके। सर क्वेश्चन मुझे पूछना था दैट फॉर बैंकिंग अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस कहाँ से प्रिपेयर करें, एंड लाइक हाउ वाज द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लाइक जो मेंस में आता है, सो हाउ कैन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताता हूँ बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस। ये देखो आजकल क्या है कि तुम्हें पता है ये चीज कि स्टैटिक से पूरा हट चुका है, और सब कुछ सिर्फ आ रहा है बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में बेसिकली। ठीक है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि थोड़ा टाइम न्यूज़पेपर पे स्पेंड करो जरूर। ठीक है। उसके बाद आजकल क्या है कि टेलीग्राम चैनल्स मिल जाएंगे तुम्हें आराम से, जहां पे तुम जिस्ट ले सकते हो हर दिन जो भी बैंकिंग रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनके लिए, बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स के। ठीक है। टेलीग्राम पे, गूगल पे, इन शॉर्ट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सर लोग भी प्रोवाइड करते हैं ये सब। ठीक है। तो वहां से उनको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा एक नजर मारते चलो। दूसरी बात, जब तुम्हारे एग्जाम्स पास में हो, ठीक है, तो तुम मॉड्यूल्स करंट अफेयर के ले सकते हो, अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं। मॉड्यूल्स ले सकते हो करंट अफेयर्स के, बैंकिंग अफेयर्स के, और उसमें से पढ़ सकते हो सिलेक्टेड सिलेक्टेड। लेकिन ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा मॉड्यूल तुम्हें रटना ही रटना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लास्ट 6 मंथ्स के सिलेक्टेड मॉड्यूल्स अगर तुम धीमे धीमे तैयार करते चलोगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। और दूसरा क्वेश्चन अगर मैं कहूँ डिस्क्रिप्टिव में, तो डिस्क्रिप्टिव सर लोग तुम लोग को पूरा पढ़ाएंगे मेंस के लिए, प्रॉपर बताएंगे कैसे क्या करना है, जो भी तुम्हारा इंग्लिश क्लासेस लेता होगा। दूसरी बात, डिस्क्रिप्टिव में मैं जो सबसे अच्छा तुम्हें वो देना चाहूँगा एक कि एडवाइस देना चाहूँगा ये है कि डिस्क्रिप्टिव में हमेशा वो टॉपिक चूज करो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव इज ओनली
क्वालिफाइंग टाइप ज्यादातर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में तुम ऐसा सोच के चलो कि अगर तुमने सही लिखा है विदाउट मिस्टेक्स तो वो नंबर देगा ही देगा, ठीक है। विदाउट मिस्टेक्स लिखना है, और जहां तक हो पाए तो बैंकिंग से रिलेटेड आजकल सब्जेक्ट बहुत आते हैं, तो बैंकिंग वाला कोई टॉपिक उठाना है, ठीक है। बैंकिंग वाला कोई टॉपिक उठाना है, और जो भी तुम्हें थोड़ा बहुत पता है, मैं ये नहीं कह रहा फैक्ट्स लिख के आने वहाँ पे, कोई जरूरत नहीं, जो भी थोड़ा बहुत पता है उस बेसिस पे बैंकिंग, लेकिन कुछ भी गलत नहीं लिखना है, ठीक है। गलत नहीं लिखना है, और स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करनी है एट ऑल कॉस्ट, और खत्म करना है, उसको फिनिश करना है। योर आइडिया शुड बी कन्वेड टू द चेकर, ठीक है, पूरा प्रॉपर। बस इतनी चीजों का ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं। जरूरी नहीं है कि तुम वर्ड लिमिट एकदम एग्जैक्ट मैच करो, 10 ऊपर 10 नीचे सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा आइडिया कन्वे होना चाहिए चेकर पे प्रॉपर विदाउट मिस्टेक्स। जिसने क्वेश्चन पूछा था आई थिंक क्लियर है, या और कुछ डाउट है? So like जो modules होते हैं for current affairs and all, they are also like there's a lot of information. So उस information को भी filter out कैसे करें? Like what was your strategy? देखो, यू डोंट नीड टू मेमोराइज एवरीथिंग, ऑल यू नीड टू डू इज, देखो जब भी तुम पेपर्स दोगे ना, ठीक है, जैसे अगर मॉक दोगे तो कुछ सेक्शन होता है जो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, उससे हमेशा ज्यादा आता है। जैसे अगर तुम देखो कि आरबीआई ने जो रिसेंटली आपके कोई भी बड़े चेंजेस किए होंगे, कोई भी ऐप लॉन्च किया होगा रिसेंट बैंक्स ने, ठीक है, वो किसी भी तरह अगर लोगों की मदद कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू लाइक फॉर एग्जाम्पल करेंसी आइडेंटिफायर फिजिकली हैंडिकैप के लिए बहुत आया था क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो इस टाइप की चीजों को तुम्हें हाईलाइट करना है उसमें, ठीक है। ऑब्वियसली कैन नॉट रीड एवरीथिंग, ठीक। जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जो एग्जाम्स में बहुत पूछी जा रही है या तुम्हें डेली डे टू डे सुनने में आ रही है, वही पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है। तो तुम्हें फोकस किसी तरह करना है, ठीक। अवार्ड्स अटेंडीज बहुत सारे होते हैं यार, डेली किसी ना किसी को मिलता रहता है, हम सब नहीं याद कर सकते हैं, तो तुम्हें फोकस सिर्फ उन पे करना है जो नेशनली इम्पोर्टेंट हैं, या जो तुम्हें लगता है कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई भाई बहुत अच्छा बड़ा बंदा गया है तो ऑब्वियसली वो पूछा जा सकता है, राइट। अब हर जगह कोई ना कोई जा रहा है, लेकिन वो थोड़ी ना पूछा जाएगा ऑब्वियसली में कि भाई कोई भी उठा के पूछ लिया, ठीक है। और हमेशा जैसे अगर तुम करेंसीज लो, कैपिटल्स लो, कुछ भी लो, वो वही पूछे जाएंगे जो कि न्यूज में है, ठीक है। सब कुछ नहीं पूछा जाएगा इसलिए। और ताकि फिल्टर आउट करने के लिए थोड़े मॉक्स दो, जब तुम करंट अफेयर के मॉक्स दोगे तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि हाँ ये सेक्शन ज्यादा पूछा जा रहा है, ये सेक्शन कम पूछा जा रहा है, तो यू कैन फिल्टर आउट लाइक दैट। ओके, Yes, क्या sir. कोई और क्वेश्चन पूछना है किसी को? जो भी आपके क्वेश्चन है आप डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, आप हमसे क्वेश्चन करते हैं, हम भी रिप्लाई देते हैं, लेकिन हमसे भी बेटर रिप्लाई वो स्टूडेंट दे सकते हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये उस स्टेज तक जा चुके हैं जहां तक अब हम नहीं जाते हैं। अगर हम एग्जाम देते भी हैं तो सिर्फ हमने रिटर्न दिया, लेकिन इंटरव्यू तक तो हम नहीं जाते हैं ना। बट वो क्या है, इंटरव्यू और आपका डिस्क्रिप्टिव ऑल लेवल क्वालिफाई करने के बाद वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं, तो हमसे भी बेटर रिप्लाई आज वो स्टूडेंट आपको दे सकते हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। इसीलिए उन सभी स्टूडेंट को हम आपके सामने ला रहे हैं। आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन है A to Z आप उनसे पूछ सकते हैं। तो अगर किसी को और क्वेश्चन पूछना तो पूछिए। चैट बॉक्स पे भी टाइप कर सकते हैं अगर चाहो Sir, तो। if you don't mind me asking, like I've heard कि starting में बहुत rural areas में posting होती है, so is it true? बहुत रूरल एरियाज में नहीं होती है, आरआरबीज हैं उसकी जगह, ठीक है। तो सी बैंकिंग में अगर तुम आना चाहते हो, सो व्हाट्स योर फील्ड, यू वांट टू कम टू बैंकिंग सेक्टर और सम अदर सेक्टर? I'm thinking about banking sector only. Like the exams I am focusing on are SBI and RBI Grade B. So because I don't really want to go to rural areas. ओके, देखो रूरल एरियाज से ना डर बहुत लगता है, स्टार्टिंग में हमें बहुत लगता था, ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर देखो तुम कहीं भी गवर्नमेंट में जॉब लोगे ना तो तुम्हें पोस्टिंग इधर उधर मिलती रहेगी, बैंक में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो रूरल एरिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, रूरल पोस्टिंग्स होती हैं, टू बी वेरी ट्रू, रूरल पोस्टिंग्स आर देयर, बट देखो फर्स्ट ऑफ ऑल
को प्रेफरेंस मिलता है, रूरल पोस्टिंग कम मिलती है उन लोग को। दूसरी बात, रूरल पोस्टिंग्स बहुत फन होती है, ट्रस्ट मी। मतलब इवन एज अ स्केल 1 ऑफिसर व्हेन यू गो इन अ रूरल पोस्टिंग, सीरियसली तुम्हारी अलग लेवल की इज्जत होती है, तुम वहां पे खुद अपनी पूरी ब्रांच चलाओगे, ऐसा समझो, ठीक है। और आई होप कि यहाँ मतलब जितने भी मुझे सुन रहे हैं या जो भी, उसमें से जो भी पीएनबी आएगा मेरे को कॉल करेगा, मुझे पता है सब सिलेक्ट होंगे, तो इसलिए ठीक है। और रूरल पोस्टिंग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह है कि अब सारे बैंक्स ने अपनी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है पीओ के लिए, ठीक है। इफ़ यू ज्वाइन एज अ पीओ और इवन एज अ क्लर्क, देयर इज अ परफेक्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल, ठीक है, जो कि अब आपको बहुत हेल्प करता है। पहले नहीं होता था, पहले डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल रही है काफ़ी सालों तक, ठीक है। अब क्या है कि बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग मॉड्यूल है। वो ट्रेनिंग मॉड्यूल के बाद यू लर्न एवरीथिंग, सीरियसली ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट बैंक। और फिर आप जब फील्ड एक्सपीरियंस लेते हो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो इतना कोई रूरल पोस्टिंग से डरने की जरूरत नहीं है। रूरल भी थोड़ा सिटी के आउटर साइड भेजते हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हें एकदम पंचायत वेब सीरीज वाले गांव में भेज देंगे, ठीक है। तो इसलिए इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है रूरल पोस्टिंग से। Yes, sir. ओके, तो सभी के क्वेश्चन हो गए हैं या कोई और स्टूडेंट है? क्या किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है? जो भी आपका डाउट है आप डिस्कस कर सकते हैं। एक रिप्लाई मैं और देना चाहूंगा कि अभी कुछ भी जब तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो कुछ भी पोस्ट जॉब सिनेरियो सोच के डरो मत, ठीक है। कि क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। देखिए हर सेक्टर में चेंजेस आ रहे हैं यार, बीजेपी गवर्नमेंट है, हर सेक्टर में चेंजेस आएंगे, कुछ नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तो यू हैव टू गिव एवरीथिंग एंड फोकस एवरीथिंग ऑन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा यही फोकस करो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करो बस। ये मत सोचो जॉब के बाद क्या होगा, कुछ नहीं। कोई बहुत अच्छे बेटर पोजिशन पे ही पहुंचोगे और बेटर ही होगा इसलिए। ओके, कुशोगिरा, जैसे कि अभी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने वाला है जल्दी ही, तो अब काफी कम टाइम बचा है, अप्रोक्स 1 मंथ के आसपास ही बचा हुआ है। तो आप इतने कम टाइम में स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे वो इस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर पाए इतने कम टाइम में? इतने कम टाइम के लिए बेस्ट वेपन जो मैं मानता हूँ एग्जाम क्वालिफाई करने का, दैट इज मॉक टेस्ट। जब भी आपके प्रीलिम्स आने वाले हों, आप डेली एक पेपर जरूर दो। 1 घंटे का टाइम लगता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप वो पेपर देते रहोगे तो फिर प्रीलिम्स विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, सीरियसली। मतलब आप अगर डेली एक पेपर दे रहे हो मॉक, ठीक है, तो आपको और कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपके बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे, आप कहाँ गलतियां कर रहे हो आपको वो पता चल जाएगा, और आप प्री पक्का क्वालिफाई करोगे। तो सबसे बेस्ट वेपन तो प्री होता है, सॉरी मॉक मॉक होता है प्री के लिए। मेंस के लिए अगर मैं कहूँ छोटे टाइम में तैयारी करने के लिए, तो मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत काम आते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि हाँ क्या आपको फेस करने के लिए एग्जैक्टली मिल सकता है पेपर में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स दो, और जहाँ भी तुम्हारी स्ट्रेंथ्स है उनको बिल्कुल मत छोड़ो, डेली प्रैक्टिस करते हो। ये मत सोचो कि ये सेक्शन मेरे को आता है यार, ये हो जाएगा, कोई नहीं छोड़ते हैं, एग्जाम में देखा जाएगा सीधा, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत उसकी भी पॉलिशिंग करते रहो, और जहाँ तुम्हें लग सकता है और मैं स्कोर अपना बढ़ा सकता हूँ, उन सेक्शंस पे जरूर ध्यान दो, ठीक है। सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी गलतियां हम लोग बहुत बार कर देते हैं जिनसे वहाँ रह जाता है। और ट्रस्ट मी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अब 1.5 ये भी बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। और मेरे जैसों के लिए तो बहुत ही मैटर करता है जो 0.25 to 5.15 से भी रह गए, तो इसलिए। ओके, तो स्टूडेंट काफी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने आपको बताई हैं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको जरूर आपको अपनी जर्नी में हेल्प मिलेगी। तो इन्हें जो भी हम डिस्कस करते हैं ये बहुत जरूरी है आपके लिए, इसीलिए हर वीक हम एक न्यू सक्सेस स्टोरी आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है। तो आज अपनी सक्सेस स्टोरी कुशोग्रा ने आपके साथ शेयर की। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके माइंड में चलती रहती हैं, जिसका रिप्लाई आप खोजते रहते हैं, बट एक्चुअल रिप्लाई आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है। देखिए सही रिप्लाई वही दे सकता है जिसने जो उस रास्ते से गुजरा है। तो कुशोग्रा ने आपको बिल्कुल सही रिप्लाई दिए, और दोनों ही वीक में उन स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही बेटर रहा है जो वर्किंग है, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं बीच बीच में, ठीक है।
कुछ उनके फ्रेंड्स होते हैं वो डिमोटिवेट ज्यादा करने लगते हैं, अगर वो वर्किंग है और वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो वो ज्यादा करते हैं कि छोड़ो नहीं होगा। तो आपको यहाँ से एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल मिल रहा है आपके सामने है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है उनकी बातों को इग्नोर करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जॉब के साथ आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू कुशोग्रा हमारे साथ आने के लिए, आपने बहुत अच्छी Thank अच्छी you, sir. इंफॉर्मेशन दी हमें, और जिससे हम जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें जरूर हेल्प मिलेगी। ओके, ठीक है, तो बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ। Thank you, sir. ओके, बाय।